नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक सीरीज़ में से मैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 के चैप्टर नंबर जनसंख्या संगठन चौथा चैप्टर जो है उसको आपके सामने लेकर के आया हूँ। उसके हम डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन इस चैप्टर की हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जनसंख्या संगठन, इसमें हम जनसंख्या के लिंगानुपात की बात करेंगे, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे, जनसंख्या आयु पिरामिड की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आपने सबसे पहले बात क्या करनी है, लिंग संगठन की। देखें, लिंग संगठन होता क्या है कि पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये दोनों ही चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक्चुअल में ये है क्या चीज़ है कि स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच में जो अनुपात है उसी को हम क्या कह देते हैं, लिंग संगठन की बात कह देते हैं। जिसमें विश्व स्तर पर देखें तो बहुत सारे देश ये ऐसे हैं जो स्त्री जनसंख्या पर पुरुषों की जनसंख्या का आकलन करते हैं। लेकिन इसी में हम भारत में सूत्र की बात करें तो वो क्या करते हैं कि पुरुष जनसंख्या पर स्त्रियों की जनसंख्या का आकलन करते हैं। ये विभेद है कि जो विकसित राष्ट्र कुछ हैं वो क्या करते हैं, स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या निकालते हैं। लेकिन भारत में ये पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है। और कितनी संख्या पर, 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये भारत का आकलन का सूत्र है। और यदि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकालनी है तो कुछ देश हैं जिनके अभी आप जिक्र करेंगे, वो विश्व में विकसित राष्ट्रों का सिनेरियो रहता है जहां पर स्त्रियों की जनसंख्या अनुकूल रहती है, वहां की परिस्थितियां अनुकूल रहती है। वो 1000 पुरुषों से ज़्यादा रहती है वहां पर स्त्रियों की संख्या। तो उसी का यदि हम आकलन देखें विश्व स्तर पर तो वो क्या कहलाता है, लिंग संगठन कहलाता है। तो ये दोनों ही सूत्र आपने ध्यान में रखने। और भारत में कौन सा सूत्र रहेगा कि पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, भारत में लिंग संगठन कहलाती है। अब ये लिंग संगठन की बात करें तो कहीं पर तो स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है तो उनके जीवन स्तर को आप किस प्रकार का मानेंगे, अनुकूल या बेहतर परिस्थिति को मानेंगे, अनुकूल की बात करेंगे। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है तो वहाँ की स्थिति हमेशा कैसी होगी, प्रतिकूल होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसी चीज़ को यहाँ पर आपके इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि यदि अनुकूल स्थिति है तो कैसा होगा, वहाँ पर पुरुषों की संख्या कम होगी। यदि प्रतिकूल स्थिति है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि वहाँ पर स्त्री शिशु हत्या हो रही है, स्त्रियों के लिए घरेलू हिंसा जैसी स्थिति है, उनके साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब प्रकार के शोषण होते हैं, तो वहाँ पर स्त्रियों के साथ कैसी स्थिति है, प्रतिकूल स्थिति है। ऐसी स्थिति कहाँ देखने को मिलती है, अविकसित राष्ट्रों में। अविकसित राष्ट्रों में, तो अविकसित राष्ट्रों में हमेशा ही पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाएगी। विकासशील देशों में भी जैसे कि भारत है, वहां पर भी पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या निकालते हैं। और कितने पुरुषों पर, 1000 पर। यहां से डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं आरपीएससी में, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यदि ये परिस्थितियां बेहतर हो, अनुकूल हो,
तो वहां पर क्या होगा, वहां पर स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाएगी, स्त्रियों पर पुरुष की संख्या निकाली जाएगी, और ये भी कितनों पर होती है, 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकालनी है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि विश्व में इनके उदाहरण पढ़ें, कैसे कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात है कहां पर, यहां से सवाल उठने वाला है, तो वो लाटविया में है। लैटविया लिख दो या लाटविया लिख दो, लाटविया भी बोला जाता है। यहां पर क्या चीज है, स्त्रियों की संख्या 100 है, तो पुरुषों की संख्या यहां पर 85 मिलेगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यदि विश्व स्तर पर औसत रूप में देखें तो वहां पर भी क्या चीज रहेगी कि 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 102 है। मतलब स्त्रियों की संख्या औसत रूप में कम है विश्व स्तर पर देखें, लेकिन उच्चतम लिंगानुपात की बात करें किसका, स्त्रियों का। स्त्रियों को तो वो कहाँ मिलेगा, आपको लाटविया में मिलेगा। ये डायरेक्ट आपका सवाल बनेगा, यहाँ से आने के चांस रहेंगे। यदि न्यूनतम देखें तो वो कहाँ मिलेगा, यूएई में, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ 100 स्त्रियों पर आपको 311 पुरुष मिलेंगे, 100 स्त्रियों पर। ये 1000 में से नहीं निकाला गया है, ये 100 में से निकाला गया है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है। अब यदि हम यूएनओ की बात करें, यूएनओ में रजिस्टर्ड जितने भी सूचीबद्ध देश हैं उनमें से 139 देशों में, ये आंकड़े आपने याद रखने हैं, डायरेक्ट यहां से सवाल बन सकता है कि 139 देशों में से लिंगानुपात की बात करें तो 139 तो स्त्रियों के अनुकूल है, और 72 ऐसे देश है वहां पर प्रतिकूल स्थिति रहती है। मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1000 से कम मिलेगी, कहां पर, जहां प्रतिकूल होगा। और यदि अनुकूल होंगे कौन से 139 देश, वहां पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1000 से ज्यादा मिलेगी। क्लियर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयु संरचना की बात करेंगे। डायरेक्ट आने वाला सवाल यहां से कार्यशील जनसंख्या का रहेगा, कार्यशील जनसंख्या का। यही पूछा जाएगा कि कार्यशील जनसंख्या जो है वो किस आयु वर्ग को माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अंडरलाइन करके रखना, नोट कर लेना इसको अच्छे से कि 15 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखे जाते हैं। यदि 59 से ज्यादा 60 या 60 से अधिक वर्ष के होंगे तो वो वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो चीज है वो है आयु पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु पिरामिड क्यों बनाया जाता है, आयु पिरामिड को हम पुरुष और स्त्री की जनसंख्या जो है उनके लिंगानुपात की जो संरचना है उसको हम प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं आयु वर्ग के हिसाब से, आयु वर्ग के। जैसा कि आप इस पिरामिड में देख पा रहे हैं कि 0 से 4 वर्ष के, 5 से 9 वर्ष के और 10 से 14 वर्ष के, ऐसे करके 100 या 100 से ऊपर वर्ष के जितने भी लोग हैं उनका आयु वर्ग बनाया गया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बाईं तरफ हमेशा पुरुषों को बताया जाता है, दाईं तरफ हमेशा स्त्रियों को बताया जाता है। पुरुष बाईं ओर है और स्त्री दाईं ओर लिखी जाती है पिरामिड संरचना में। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहीं से सवाल उठ सकता है। अब पिरामिड के जो प्रकार हैं उनमें एक पिरामिड कौन सा है, विस्तारित होता पिरामिड। मतलब क्या कि उसका जो आधार होगा वो तो विस्तृत होगा और उसका शीर्ष होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल संकीर्ण, एक बिंदु के रूप में ही आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा पिरामिड, इस आकृति से ही आप समझ रहे होंगे कि ये त्रिभुजाकार पिरामिड होता है। यहाँ पर त्रिभुजाकार पिरामिड को ध्यान में रखना है। ऐसा कहाँ होगा, जहां पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और वृद्धों की संख्या बहुत ही कम होगी। तो ये क्या बता रहा है आपको, जनसंख्या विस्फोट को बता रहा है। यहां पर कैसी स्थिति है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है कि वृद्ध जनसंख्या तो कम है और जो नए आयु वर्ग के हैं, छोटी आयु वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा जनसंख्या में हैं।
ऐसा कहाँ हो सकता है? यहाँ ये अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कब होगा ऐसी स्थिति, कब पाई जाती है? जब उच्च जन्म दर हो। तो ऐसी स्थिति उन देशों में पाई जाती है जहां उच्च जन्म दर मिलेगी। कौन से देश के उदाहरण मिलेंगे आपको? बांग्लादेश का, मैक्सिको का और नाइजीरिया का। ये नाइजीरिया का उदाहरण सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है किसका? विस्तारित होती जनसंख्या का। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सी है? स्थिर जनसंख्या। इसमें इसमें उदाहरण सबसे अच्छा माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। क्या होता है इसमें कि आयु पिरामिड घंटी के आकार का होता है, घंटी के आकार का। अब घंटी के आकार में क्या होगा कि जो शीर्ष है वो तो शुंडाकार होगा, इस प्रकार का शुंडाकार होगा, और यहाँ पर आधार होगा वो भी मध्य जो आयु वर्ग के हैं उनमें, युवा जो आयु वर्ग के हैं उनसे संख्या, बिल्कुल नए जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होगी, और शीर्ष जो इसमें यहाँ पर वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बिल्कुल कम होगी। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? स्थिर जनसंख्या को कहलाती है। इसमें होता क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो गई है। यदि ऐसा होगा तो वहां पर स्थिर जनसंख्या की स्थिति बनेगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद का जो पिरामिड है वो ह्रासमान जनसंख्या को बताता है। ऐसी जनसंख्या का सर्वोत्तम उदाहरण जापान में मिलता है। इसमें क्या होगा कि जो आधार होगा वो तो संकीर्ण होगा, आधार संकीर्ण होगा, और शीर्ष है वो शुंडाकार होगा। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार की शुंडाकार आकृति है। यहाँ की स्थिति क्या रहेगी कि निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। जन्म दर भी निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है। यदि ऐसी स्थिति मिलती है तो यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो या तो शून्य होगी, या तो जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी? शून्य होगी, या यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक ही होगी। मतलब जितनी जनसंख्या है आगामी सेंसस जो होगी, जनगणना होगी, उसमें जनसंख्या ऋणात्मक पाई जाएगी, उससे कम पाई जाएगी। ये विशेषता रहती है किसकी? ह्रासमान जनसंख्या की। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या पिरामिड जो बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 3। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने पिरामिड बनेंगे? 3 पिरामिड बनेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें बनता है वो है वृद्ध होती जनसंख्या। देखें, इस शब्द से ही अपने को पता लग जाता है कि जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा या अनुपात ये बहुत ज़्यादा हो। ऐसी जनसंख्या क्या कहलाती है? वृद्ध होती जनसंख्या कहलाती है। और ऐसी जनसंख्या कहाँ मिलेगी? जैसे हम जापान का उदाहरण पढ़ते आए हैं, जहां पर ह्रासमान होती जनसंख्या होगी वहां पर वृद्ध होती जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या वहां भी हो सकता है जहां पर तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हो, या जन्मों का ह्रास हो, वहां भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो इस पार्ट में चीज है वो है ग्रामीण और नगरीय संगठन। इसका सीधा सा मतलब हमने क्या रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो स्वरूप है वही क्या कहला जाता है? ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन कहला जाता है। इसमें आपने ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता देखनी है। ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता क्या होगी कि जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों की संख्या ज्यादा होगी वो ग्रामीण जनसंख्या के है, और गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों की संख्या होगी वो कैसी होगी? वो नगरीय जनसंख्या होगी। अब सवाल ये उठता है कि ग्रामीण जनसंख्या पाई कहाँ जाती है और नगरीय जनसंख्या पाई कहाँ जाती है, और यहाँ पर स्त्री और पुरुषों की जो जनसंख्या है उसका सिस्टम क्या रहता है, उसका सिनेरियो क्या रहता है, उसका अनुपात क्या रहता है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जहां भी विकसित राष्ट्र होंगे, विकसित राष्ट्रों में हमेशा ही स्त्री प्रधान
स्त्री प्रधान समाज होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और यदि ऐसे स्त्री प्रधान समाज की बात करें तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जनसंख्या अधिक होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक रहेगी। ये यहाँ की विशेषता रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यदि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में भी देखें तो यहाँ पर मशीनीकरण होगा, और मशीनीकरण देखें या कृषि प्रधान देखें, वहाँ पर पुरुष प्रधान जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी केवल कृषि के संदर्भ में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यदि कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप है, वहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या विकसित राष्ट्रों में क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। कहाँ पर? नगरीय परिवेश में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साक्षरता, देखिए साक्षरता का आंकलन भारत में कैसे किया जाता है? बड़ा सवाल है ये, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। साक्षरता का आंकलन करने के लिए भारत में 7 वर्ष की आयु, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा पूछा जाएगा आपसे, ये नोट कर लें। 7 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, और उसको क्या ज्ञान होना चाहिए? वो पढ़ लिख सके तथा अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता रखता हो, उसको काउंटिंग आनी चाहिए, वो अक्षर को पहचान सके। ऐसा व्यक्ति यदि है कम से कम 7 वर्ष की आयु का, तो वो क्या कहलाता है? वो साक्षर कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकता है, अंक गणितीय परिकलन नहीं आता है, तो वो साक्षर व्यक्ति नहीं होगा, वो निरक्षर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ये एक इंडेक्स है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से सवाल बन सकता है। देखें, जिम्बाब्वे की पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर स्थिति बताई है ग्रामीण और शहरी की। ग्रामीण यहाँ पर कम है, यहाँ पर शहरी ज़्यादा है। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ? पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या क्या है? ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। यदि कनाडा की स्थिति देखें तो यहाँ ग्रामीण परिवेश में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में कनाडा में स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन नगरीय परिवेश में यहाँ पर संख्या घट जाती है। ऐसा ही सिस्टम कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, लेकिन नेपाल में यहाँ से उल्टी स्थिति है। यहाँ से आपको अप्लाइड सवाल पूछा जाता है कि नेपाल में ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर क्या मिलेगी? पुरुषों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन नगरीय परिवेश में देखें तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। ये जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, ये स्त्रियों की संख्या है। फिनलैंड में क्या है? फिनलैंड में ग्रामीण परिवेश में क्या चीज़ है? स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन नगरों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, स्त्रियों की संख्या 991 ही है। किस में? 1000 पुरुषों की तुलना में। न्यूजीलैंड में देखें, यहाँ भी ग्रामीण परिवेश में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन नगरीय परिवेश में देखें तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, स्त्रियों की संख्या 955 रह जाती है 1000 पुरुषों की तुलना में। क्लियर है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक है व्यवसायिक संरचना, जो अभी हम बात करके आए थे, कार्यशील जनसंख्या। इसका जो आयु वर्ग है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर इनका क्रियाकलाप बताया गया है, बड़ा कॉमन सा सवाल बनता है। एक, ये जो व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं, इसमें आर्थिक क्रियाकलाप के अनुसार जो इसका व्यावसायिक जनसंख्या जो है वो आर्थिक क्रियाकलाप करती हैं, उनको यहाँ पर 4 खंडों में बताया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से होते हैं? लाल कॉलर वाले, लाल कॉलर श्रमिक। द्वितीयक व्यवसाय वाले, नीला कॉलर श्रमिक।
तृतीयक व्यवसाय वाले गुलाबी कॉलर श्रमिक, याद रखना है, यहां से सीधा सवाल पूछा जाएगा। और चतुर्थक वाले श्वेत कॉलर, सफेद कॉलर वाले श्रमिक, यहां से सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 खंडों में विभाजित होता है, यहां पर बताया गया है किसको, आर्थिक क्रियाकलाप को। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज यहां पर है, मैंने अंडरलाइन किया है कि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम है। जहां पर भी प्राचीन अर्थव्यवस्था मिलेगी, आदिम काल की मिलेगी, वहां पर लोग कृषि कार्यों में संलग्न मिलेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न मिलेंगे, खनन कार्यों में संलग्न मिलेंगे, पशुचारण में संलग्न मिलेंगे। और जो भी मैंने अभी उदाहरण पशुपालन का, पशुचारण का, संग्रहण का, या कृषि कार्यों का, खनन का, मत्स्यन का, इन सब का यदि उदाहरण दिया है तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं जो न्यू टाइप श्रेणी के हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको मैंने यहां पर हल किया है। संयुक्त अरब अमीरात, अभी हम पढ़ करके गए हैं, संयुक्त अरब अमीरात में यदि निम्न लिंगानुपात पाया जाता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा है, 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 311 है। बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात के रूप में। तो उसका कारण क्या है? स्त्रियों की जन्म दर ही कम है, स्त्रियों की निम्न जन्म दर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एक अभी आपने सवाल किया था कि कार्यशील जो आयु वर्ग है उसको किस श्रेणी में रखा है, तो 15 से 59 वर्ग में। और एक ये था कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो लाटविया में। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से आरपीएससी डायरेक्ट सवाल उठा लेती है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या संगठन, जिसको हमने आज केवल 22 मिनट में समेट दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो तुरंत वही काम पहले करना है कि यदि मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो वो सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा ले, वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।